तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में जब कोई नया कंपाउंड मिलता है तो वो एक खजाना खोजने जैसा होता है। पर उस खजाने का असली राज क्या है? वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी ये पता लगाने का तरीका कि कोई केमिकल असल में किन चीज़ों से और कितनी कितनी मात्रा में बना है। जरा सोचिए, हमारे हाथ एक बिल्कुल नया अनजान सब्सटेंस लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी सटीक रेसिपी क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका अनुपात क्या है। बस यहीं से हमारी केमिकल जासूसी का काम शुरू होता है। ये हमारी पूरी पड़ताल का एक तरह से रोड मैप है। हम एक अनजाने कंपाउंड से शुरू करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें हर एलिमेंट का प्रतिशत मिलता है, और आखिर में हम उस कंपाउंड के असली केमिकल फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। हमारी जासूसी का पहला पड़ाव है कार्बन और हाइड्रोजन का पता लगाना। और मजे की बात यह है कि हम इन दोनों एलिमेंट्स का पता एक ही एक्सपेरिमेंट में लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा सा है। हम कंपाउंड को जलाते हैं, जिसे कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस। इस प्रोसेस में कंपाउंड में मौजूद सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बन जाता है, और सारा हाइड्रोजन पानी यानी H2O में बदल जाता है। अच्छा, अब जरा इस उपकरण को देखिए। जोन 1 यानी भट्टी में हम सैंपल को जलाते हैं। यहां से जो गैसें निकलती हैं वो जाती हैं जोन 2 में, जहां 2 मास ट्रैप लगे हैं। पहला वाटर ट्रैप जो सिर्फ पानी को सोखता है, और दूसरा है CO2 ट्रैप जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। और यहीं पर गणित हमारी मदद करता है। इन ट्रैप्स का वजन जितना बढ़ता है, हमें पता चल जाता है कि कितना पानी और कितना CO2 बना। अब कार्बन का प्रतिशत निकालने के लिए हम CO2 के वजन को 12/44 से गुणा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि CO2 के हर 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होता है। ठीक इसी तरह पानी के हर 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो हम पानी के वजन के लिए 2/18 का अनुपात इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसे असल नंबरों के साथ करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 0.246 ग्राम का सैंपल है, जिससे 0.198 ग्राम CO2 और 0.1014 ग्राम्स H2O बना। बस इन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में डालिए और हमें तुरंत पता चल जाता है कि कंपाउंड में 21.95% कार्बन और 4.58% हाइड्रोजन है ना आसान? कार्बन और हाइड्रोजन का तो पता चल गया, लेकिन नाइट्रोजन एक अलग ही चुनौती है। इसे सीधे सीधे तौलना आसान नहीं है, इसलिए हमें इसके लिए अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। और इसके लिए हमारे पास 2 मुख्य मेथड हैं। तो नाइट्रोजन की इस पहेली को सुलझाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला है ड्यूमास मेथड, जिसमें हम नाइट्रोजन को शुद्ध N2 गैस के रूप में मापते हैं। ये एक फिजिकल तरीका है। और दूसरा है कैल्डाल मेथड, जिसमें हम नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में बदलते हैं और फिर उसे मापते हैं। ये एक केमिकल तरीका है। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, ड्यूमास मेथड। ये मेथड नाइट्रोजन को सीधे गैस के रूप में निकालकर उसका वॉल्यूम यानी आयतन मापने पर काम करता है। इस उपकरण को ध्यान से देखिए। भट्ठी में कंपाउंड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। फिर ये गैस कॉपर गॉज से गुजरती है, जो किसी भी फालतू नाइट्रोजन ऑक्साइड को वापस शुद्ध N2 गैस में बदल देती है। और आखिर में ये सारी गैस नाइट्रोमीटर में इकट्ठा हो जाती है, जहां हम इसका वॉल्यूम नाप लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात है। नाइट्रोमीटर में जो गैस इकट्ठा होती है वो पूरी तरह सूखी नहीं होती। उसमें पानी की भाप भी होती है, जिसका अपना एक दबाव होता है। इसे कहते हैं एक्वस टेंशन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गीले तौलिए का वजन करना हो। अगर हमें सिर्फ तौलिए का वजन चाहिए तो पानी का वजन घटाना पड़ेगा, है ना? बस यहाँ भी हमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस का दबाव चाहिए, इसलिए हम कुल दबाव में से पानी की भाप का दबाव घटा देते हैं। ड्यूमास मेथड की कैलकुलेशन 2 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में हम आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके नापे गए वॉल्यूम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी STP पर बदलते हैं। दूसरे स्टेप में हम इस स्टैंडर्ड वॉल्यूम का इस्तेमाल करके कंपाउंड में नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाल लेते हैं। चलिए एक बार फिर एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 0.3 ग्राम कंपाउंड से हमें 300 केल्विन तापमान और 715 mm दबाव पर 50 ml नाइट्रोजन मिलती है। तो सबसे पहले हम दबाव को एक्वस टेंशन के लिए सही करते हैं। फिर हम STP पर वॉल्यूम की गणना करते हैं, जो 41.9 ml आता है, और अंत में इसे फॉर्मूले में रखने पर हमें मिलता है 17.46% नाइट्रोजन।
अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, केल्डाल मेथड। ये डुमास मेथड से बिल्कुल अलग है। ये फिजिकल माप पर नहीं बल्कि केमिकल बदलाव पर निर्भर करता है। केल्डाल मेथड 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले, डाइजेशन में हम कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है। फिर डिस्टिलेशन में हम बेस मिलाकर अमोनिया गैस को बाहर निकालते हैं और आखिर में टाइट्रेशन में हम इसी अमोनिया की मात्रा को माप लेते हैं। और ये तरीका बहुत ही स्मार्ट है। हम सीधे अमोनिया को नहीं मापते, इसके बजाय हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। मतलब हम पहले से पता एसिड की एक निश्चित मात्रा लेते हैं, उसमें अमोनिया को सोख लेते हैं और फिर ये मापते हैं कि कितना एसिड बच गया। कुल एसिड में से बचे हुए एसिड को घटाने पर हमें बिल्कुल सटीक पता चल जाता है कि अमोनिया ने कितना एसिड इस्तेमाल किया। एक और न्यूमेरिकल उदाहरण देखते हैं। अगर 0.5 ग्राम कंपाउंड से निकली अमोनिया 1m सल्फ्यूरिक एसिड के 10 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करती है, तो हम आसानी से गणना कर सकते हैं कि कितनी अमोनिया बनी होगी। और इस डेटा से हम ये नतीजा निकालते हैं कि कंपाउंड में 56.0% नाइट्रोजन है। तो हमने कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का पता लगाने के अलग-अलग तरीके देख लिए हैं। अब इन सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि हमें सही टूल चुनने में मदद मिल सके। चलिए अब दोनों नाइट्रोजन मेथड की तुलना करते हैं। ये नाइट्रोजन डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स सब कुछ साफ कर देता है। ड्यूमास मेथड ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करता है और ये यूनिवर्सल है, मतलब ये हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काम करता है। वहीं केल्डाल मेथड डाइजेशन का इस्तेमाल करता है और ये आसान है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। ये उन कंपाउंड्स के लिए काम नहीं करता जिनमें नाइट्रोजन, नाइट्रो या एजो ग्रुप में या फिर किसी रिंग में मौजूद हो। तो सही तरीका चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत मेथड चुनने से नतीजे पूरी तरह से गलत आ सकते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद चलिए एक बार उन सभी जरूरी गणितीय फॉर्मूलों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं। तो ये हैं वो 4 मुख्य फॉर्मूले जिनकी हमने आज बात की। कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतिशत, डूमास मेथड से नाइट्रोजन का प्रतिशत और केल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का प्रतिशत। ये फॉर्मूले क्वांटिटेटिव एनालिसिस की नींव हैं। तो अब जब हमने किसी कंपाउंड का एलिमेंटल ब्लूप्रिंट डिकोड कर लिया है, मतलब हमें पता है कि उसमें क्या है और कितना है, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके उस अनजान कंपाउंड की पहचान कैसे करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।